call is now being recorded. नमस्ते सर। नमस्कार। नए सत्र में आपका स्वागत, सभी का स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। अनिता जैन जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। अरुण पाठक जी उपस्थित हैं, अशोक रंजन जी उपस्थित, उनका स्वागत है। बबली सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, वो हमारे प्रमोटर हैं। ब्रिजमोहन कुशवाहा जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं हमारे, उनका स्वागत है। दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। दिनेश चंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। ईशा कालरा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। कमल कुमार कपिल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। मोहनी बांडवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। पिंकी तोमर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। प्रियंका शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सरिता जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। वीना शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त भी अन्य अगर कोई जुड़े हुए उनका भी स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे चाइनीज पर। डॉक्टर वॉल को पढ़ने के लिए उसके पूर्व जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की। हम लोग सेमेस्टर 3 की चर्चा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सेमेस्टर 3 हमारा जल्दी पूरा हो जाए, लेकिन जो समय की गति है उसके हिसाब से जो मैं समझ पा रहा हूं उसके हिसाब से हमारा ये खत्म हो पाएगा पूरे इस महीने के, अगले महीने के शुरुआत में, माने मार्च नहीं, अप्रैल के शुरुआत में। अप्रैल की शुरुआत में हम लोग पूरा कर पाएंगे। और शेयर हो रहा ना? ठीक, तो हम लोग ये थर्ड सेमेस्टर में हमारा जो है वात पित्त कफ है ना? तो सर आपने स्क्रीन शेयर की है तो दिख नहीं रही है। और सब लोगों को ये सभी का है? दिख रही है सर एकदम क्लियर है सर। ये चरक 3 का है सर। ये चरक 3 से ही पढ़ा रहे हैं ना? चरक वन। ओके, थैंक यू सर। चरक 1 चैप्टर 5 रास्ते में हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बुक नहीं है मेरे पास। अध्याय 5। ठीक है सर जी। मैडम आपको दिखा? मैम दिखा कि नहीं? ये सबको दिख रहा कि नहीं? ये शेयर तो कर दे रहा हूँ। दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, तो अब देखिए वेरी क्लियर। हाँ, अब यहाँ तो अब अभी तक हम लोग कह रहे थे कि आत्मा क्या है, वो 10 द्रव्य क्या है, हम लोग कह रहे थे आयु क्या है, और सब लोग म्यूट कर लें। हम लोग कह रहे थे कि आयु क्या है। सुशील जी बंद। हम लोग कह रहे थे कि शरीर इंद्रिय सत्पात्र संयोगो धारी जीवितम नित्य गशानुबंध से पर्यारुच्यते। तो यानी हम लोग वहां पर कह रहे थे कि आयु क्या है। अब हम लोग कह रहे हैं शरीर क्या है। किसी का खुला हुआ शायद, मुझे बंद करने की सुविधा नहीं है, मैं जानता कम हूं, मैं कुछ कहीं गड़बड़ न हो जाए। तो अब देखिए शरीर क्या है। अब आप श्लोक वाला छोड़ दीजिए। तत्र शरीरम नाम चेतना धिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम समयोग वाही, ये रूप है। शरीर क्या है? शरीर को देखिए तय किया, उसकी डेफिनेशन चेतना धातु अधिकार पूर्वक जिसमें प्रविष्ट हो जाता है। नंबर ये एक शब्द याद दीजिए। जो पंच महाभूत कौन है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इनके विकार का, यानी इनके कॉम्बिनेशन, विकार माने वहां विकार शब्द का दर्शन में यूज होता है। विकार का समूहात्मक, इनके समवाय का, वर्षा ले जाओ, उनके विकार का समूहात्मक रूप है।
और जो संयोगवाही है, देखिए वादी कहीं लिखा होगा तो करेक्शन कर लीजिएगा, संयोगवाही, संयोगवाही, संयोग माने एक साथ लेके चलने वाला, ठीक है, तो उसको शरीर कहा गया। शरीर ऐसे नहीं कि सबको कह दे, यानी पहली बात तो चेतना धातु अधिकार पूर्वक क्यों प्रविष्ट होता है। चेतना धातु माने हम लोग कहा था ना कि पंच जो पांच हमारे वो हैं, उसमें जब तक चेतना न हो तब तक हम पुरुष नहीं कर सकते। खादया चेतना षष्ठा धातव पुरुषा स्मृतः, पुरुष उसको कहा कि जिसमें चेतना, यानी चेतना उधर कहा था कि चेतना धातु का हमारा अनुबंध है, याद करिएगा, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम नित्य गशानुबंधश्च, वो अनुबंध है वहां। तो यानी चेतना धातु का अनुबंध है शरीर के साथ, कि जब तक शरीर में नहीं आएगा तब तक शरीर शरीर नहीं कहा जाएगा, माने उसमें कोई चेतना नहीं आएगी। तो चेतना धातु अधिकार पूर्वक प्रविष्ट होता है, ऐसे नहीं है, उसका अधिकार है, जब तक वो नहीं होगा तब शरीर शरीर कह नहीं सकते। तो उसमें जिसमें प्रविष्ट होगा, और जो पंच महाभूतों के विकार का समूहात्मक रूप है, उनके विकार माने उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन संभव है कि किसी में पृथ्वी अधिक है, किसी में जल अधिक है, तेज, किसी में वायु, किसी में आकाश, इनके विकार का समूहात्मक रूप है। और जो संयोगवाही शब्द यह हुआ कि जो दोष और धातु मल तीन चीजें हैं शरीर में, तीन चीजें हैं, या तो दोष है, इनको हम लोग बोलते हैं बल, या धातुएं हैं, या मल है। तो इनके साथ लेके चलने वाला है, वो उसे शरीर कहा गया। ये शरीर की परिभाषा है। कैसे? अगर ये शरीर जहां कंसेप्ट है स्वस्थ शरीर का, अगर इसमें कोई दोष जो है संयोग रूप में ना हो, यानी दोष के रूप में हो और बल के रूप में ना हो, तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन गड़बड़ा जाएगा। धातुओं का कॉम्बिनेशन सही ना हो, मल का कॉम्बिनेशन सही ना हो, या मल ना हो तो भी गड़बड़ है। अगर किसी प्रोडक्ट में वेस्ट प्रोडक्ट ना हो तो भी गड़बड़ है, और वेस्ट प्रोडक्ट ना निकले तो भी गड़बड़ है। कि ऐसा कैसे हो सकता कि किसी सिस्टम में वेस्ट प्रोडक्ट निकला ही नहीं, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं हो सकता, कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट होगा ही। तो वही है, क्योंकि जब ये सब चीजें जब ये बैलेंस फॉर्म में नहीं होंगी तो क्या होगा, ये शरीर नष्ट होने लगेगा, शरीर कष्ट पाएगा। तो शरीर को कष्ट नहीं रखना है, तो ये आपका है। तो ये सब शरीर कहा गया। तो यहाँ शरीर, वहां शरीर से मतलब हम लोग शरीर समझ गए हम लोग, तो उससे हम लोगों का आगे बढ़ने आगे तक, क्योंकि शरीर से ही चर्चा वहां हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब दोष धातु क्या है, ये मल क्या है, मूलम ही शरीरम, ये शरीर की जड़ है। यानी अगर दोष न हो, दोष माने वात पित्त कफ, धातुएं न हो, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये न हो, और मल न हो, ये सब जो कान का मैल है, ये सब चीजें सारी चीजें न हो, ये सब शरीर त्वचा से जो भी पसीना सब ये सब न हो, तो यानी शरीर की जड़ जो है कमजोर हो जाएगी। हम कहते हैं ना कि वृक्ष की जो है जड़ अगर मजबूत है तो वृक्ष हमारा हरा भरा होगा। तो अगर ये मूल है, ये आधारभूत चीजें हैं, अगर ये सही नहीं हुए तो हमारा शरीर हरा भरा नहीं रह पाएगा, हमारा शरीर बिल्कुल निरोगी नहीं रह पाएगा। अब क्या है, इनको क्या है, दोष को कहा गया है, उसको उसका परिभाषा दूषण तीत दोषा, जो शरीरगत धातुओं को दूषित करे वो दोष है। अगर ये वात पित्त कफ जो हमारे रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा है, इनको भी धातु कहा गया है, दोनों धातु हैं, इनको दोषों को भी कहा गया है धातुएं, और धातुओं को भी कहा गया धातुएं। तो बड़े रेफरेंस में, बड़े अगर विस्तृत रूप में कहा जाए तो दोष धातु सब एक ही है। तो अगर ये शरीरगत धातु रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा को इनको को प्रभावित करने लगे, वात पित्त कफ, तो वो दोष हो जाएंगे। यही बात पित्त कफ, क्योंकि बैलेंस फॉर्म में नहीं होंगे। अगर बैलेंस फॉर्म में होंगे तो दूषित नहीं करेंगे, तो ये दोष, इसीलिए दोष है। और यही अगर नहीं बैलेंस फॉर्म में होंगे तो यही वात पित्त कफ हमारे बल कहलाते हैं।
शरीर के दोष 3 हैं, वात पित्त कफ। हम लोग क्या है, वायु पित्तम कफ शोक्ता शारीरो दोष संग्रह मानस पुनरुद्धिष्ठौ रजश्च तम एव च। वायु मतलब वात और पित्त कफ च उगता है, कफ च उगता है, कफ च उगता माने 3, जो तीनों ऊपर कहा गया है, तीनों क्या है, शारीरो शरीर के दोष संग्रह है, दोष है। मानस पुनरुद्धिष्ठौ रजः च तम एव च, यानी रज और तम ये किसके हैं, मानसिक रोग है। यहाँ पर देखिए सत्व नहीं कहा गया, क्योंकि सत्व दोष नहीं है या सत्व बीमारी नहीं है। सत्व क्या है, सत्व ऐसा गुण है जो आपको आगे मोक्ष की ओर ले जाता है। तो रज और तम 2 हमारे दोष हैं, मानस दोष, और यहाँ शरीर के दोष हैं वात पित्त कफ। धातु क्या है, धारणात् धातुः, जो शरीर को धारण करे। क्या मतलब हुआ इसका, जो शरीर को धारण करे, ये क्या मतलब हुआ। धारणात् धातुः, ये क्या करते हैं धातुएं, अगर ये रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र न बने तो शरीर कैसे रहेगा। तो ये शरीर इन्हीं की वजह से है, ये शरीर को धारण करती हैं, ये शरीर इन्हीं की वजह से एग्जिस्टेंस में आता है। अगर ये न हो, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र में बैलेंस फॉर्म में न हो, तो ये बीमार हो जाएगा। अगर ये न कोई चीज बने तो शरीर धारण नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर में सब चाहिए, रस भी चाहिए, रक्त भी चाहिए, मांस में, क्योंकि रस से रक्त बनेगा, ये सब है। तो अगर रस नहीं होगा तो धारण कैसे होगा, शरीर बनेगा ही नहीं। तो शरीर में धातुएं 7 हैं, इसी धातु कहा गया उनको। तो ऐसे समझिए हम लोग, है ना। मलनीकरणान मलाह, जो मन क्या है, अगर आपके शरीर में कोई वेस्ट प्रोडक्ट, हमारा मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा, मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा शरीर का, रस, एनर्जी, शुक्र सर, शुक्र। वो तो खैर अंतिम वाला है, लेकिन हम जो नॉर्मली हम लोग कहें, हमारे पास क्या है, पहले हमारा जो है, हमारा अगर मॉडर्न साइंस में कहें तो हम लोग पहले बनाते हैं रक्त। तो रस से जो हम खाते पीते हैं उससे रक्त बनता है, अल्टीमेटली रक्त बना, फिर तभी तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ ही नहीं पाएगा। तो खाना पीना, हमने खाना खाया पाया से एक रस बना, वो जो ये हमारा कहता है रस बना, उस रस से हमारा रक्त बन गया। तो रक्त हमारा, अगर मॉडर्न साइंस की भाषा में कहें तो रक्त है, और शुक्र हमारा अंतिम है, और शुक्र भी नहीं है, अंत में ओज है। हम इनकी वजह से ओज प्राप्त करते हैं, वो हम लोग 8वां मानते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने शुक्र कह दिया। शुक्र माने जिसकी वजह से आपके आगे चल के पीढ़ियां आती हैं, वो है सर। ओज है या ओज मैनिफेस्टेशन है शुक्र का, ओज एग्जिस्ट करता है या ये मैनिफेस्टेशन है शुक्र का। ना मैनिफेस्टेशन नहीं है, वो माना जो गया, वो हम लोग ने माना है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने माना है, उसको माना है कि ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये है समवाय है सबका। अगर ये सब चीजें ठीक होंगी तभी वो ओज आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, समवाय वर्ड सही समझ में आ गया सर, गुड सर। तो दोष, धातु और मल शरीर के मूल हैं, मूल जड़ है, तो वही उसका कंसेप्ट है, यहाँ आपको बता दिया है। तो शरीर को स्वस्थ रखने का काम है। अब क्या है, क्रियाओं के ठीक प्रकार से संपन्न न होने का नाम क्या है। अगर कोई चीज शरीर की जो क्रियाएं हैं, फंक्शन कोई भी शरीर कर रहा है, अगर वो ठीक से संपन्न न करे तो इसी को तो रोक पाएंगे। तो इस तालमेल के लिए जो इन्होंने त्रिस्थूल है, 3 स्तंभ में वात पित्त कफ है। ठीक, अब उन्होंने कहा कि 3 हमारे भाग हैं, वही संबस, गर्दन से डायफ्राम, डायफ्राम से नाभि, नाभि के नीचे, तो उसमें वात पित्त कफ, कफ पित्त वात कह दिया। कफ पहले ऊपर वाला कफ, बीच वाला पित्त और नीचे वाला वात। तो वो उन्होंने हमारे आयुर्वेद में ही कहा गया है। देखिए, वात पित्त कफ शरीर की क्रियाओं के जनक हैं। कोई भी शरीर होगा तो कोई भी शरीर का कोई भी कार्य होगा, कोई भी क्रिया होगी, तो यही उसके मूल में है और यही उसको बनाने का कार्यक्रम करते हैं।
ब्रेकिंग कर देखिए पित्त बात समझ रहे हैं, बात क्या करता है, पित्त क्या करता है, कब करता है, उसी के आधार पर ही कहा कि जनक है ये। जनक माने यही क्रिएट करता है, क्रिएशन। प्रत्येक शरीर के अंदर होने वाली प्रत्येक जैव बायोफिजिकल और बायोकेमिकल क्रिया इन्हीं के द्वारा संपन्न होती है, तथापि इनका क्रिया क्षेत्र पृथक पृथक है। कह रहे कि है तो इन्हीं वजह से लेकिन अलग है। अब वो हम लोग आगे देखेंगे, ये पढ़िएगा जरूर। चंद्रमा क्रिएटिंग पावर है, सूर्य एसिमिलेटिंग पावर है, और वायु डिफ्यूजिंग पावर है। तीन फोर्सेस हम लोगों ने पहले बताया था, चरक जब पढ़ा रहे थे शुरू में। तो क्रिएटिंग पावर चंद्रमा है, और सूर्य क्या है, एसिमिलेटिंग पावर है, और वायु डिफ्यूजिंग पावर है। अब यहां देखिएगा कफ क्या है, कफ एनाबोलिज्म फंक्शन है, एनाबोलिक फंक्शन है, यानी जोड़ता है। पित्त क्या करता है, कैटाबोलिज्म करता है, ये सूर्य है। और वात क्या है, विक्षेप कर्म, नर्वस फंक्शन है। तो नर्वस फंक्शन यानी नर्वस, और एक साथ और एक सिस्टम जुड़ा हुआ है नर्वस के साथ, नाम बोलिए। एंडोक्राइन। गुड। तो नर्वस फंक्शन और एंडोक्राइन सिस्टम का काम कौन कर रहा है, वात। ठीक है। तो वात, पित्त और कफ, इन तीन शरीर दोषों के अतिरिक्त मन को प्रभावित करने वाले रज और तम है। क्योंकि शरीर जो हमारा क्या है, ये अगर दुखों का आश्रय है, दुखों माने रोगों का आश्रय है, दुखों का आश्रय है, तो ये सुखों का भी तो आश्रय यही है। इससे सुख भी हमको मिलता है और इससे दुख भी मिलता है, दोनों का आश्रय है। कंसेप्ट समझाते हैं, अगर हम दुख इससे झेलते हैं तो सुख भी तो इसी झेलते हैं, सुख आनंद का अनुभव तो इसी से कर रहे हैं, सुख भी यही है। यही दोनों का घर है, सुख भी इसी में मिलेगा और दुख भी मिलेगा, रोग भी इसे मिलेगा और रोग से मुक्त भी यही देगा। अब ये तो वही है, कहते हैं कि मन जो है, मन कौन सा विकृत करने वाले कौन है, तीन है। हम लोगों ने मानसिक कहा था, सत्व रजतम। तो सत्व तो क्वालिफाइंग पावर है जो मोक्ष की ओर ले जाती है ना। 100 मीटर डैश में आपको कहा था 11 सेंटीमीटर, वो 11 सेकंड्स में आपको करना है, तो 11 सेकंड आपका होगा, उसमें कोई 8 हो जाएगा, कोई 7 हो जाएगा, कोई 9 हो जाएगा। क्लियर। तो ये वो सत्व है। लेकिन रज और तम ये मानसिक रोगों को है, और ये इसी की आत्मा इन्हीं के बंधनों से मुक्त नहीं होती, क्योंकि कर्मों का, शरीर को पूर्व जन्म के कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, यह तय है। ठीक। कर्म के प्रकार 2 कर्म है। प्रारब्ध कर्म, वहां हम लोग क्या करते हैं, किडनी, वहां हम क्या करते हैं, प्री नेटल एनर्जी, तो वही प्रारब्ध है। और वहां पोस्ट नेटल एनर्जी बोलते हैं ना, तो पौरुष कर्म है, पुरुषार्थ। डिफाइन अलग, वो आप उस पूरे कंसेप्ट को एक ही साथ रखिएगा, दोनों सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं। यही है कि अगर दैव कर्मों की वजह से कोई बीमारी आई है तो वहां प्रीनेटल डिजीज बोलते हैं। और यहाँ हमने कहा कि आपने जो पौरुष कर्म किया, जो पुरुषार्थ किया है, इसमें कहीं गड़बड़ी है, तो हमारा पोस्ट नेटल एनर्जी, उससे बीमारी आ रही है। तो अब इन्होंने कहा कि पूर्व जन्मों के, आयुर्वेद कह रहा है कि पूर्व जन्मों के अगर कर्मों का फल आपको भोगना है, क्यों, क्योंकि आत्मा का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट कह दिया इन्होंने, आयुर्वेद ने कहा। तो अगर कर्मों का फल भोगना शेष है तो अगले जन्मों में उसका भोग भोगना पड़ेगा। यही कारण है कि आप कहते हैं कि अरे उसको तो, वो तो अभी बच्चा ही था, उसको बीमारी ये हो गई, तो प्रीनेटल डिजीज की वजह से हुई है। वो हम चाइनीज मानते हैं और हम भी मानते हैं, दोनों मांग रहे हैं कि प्रीनेटल डिजीज के कारण भी कहीं बीमारी होगी। वो तो अपना, अब क्या है, इन्होंने कहा कि क्या है, कौन सा, काम क्रोध, रज और तम के 2 मानस दोष है। कौन है, काम क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, मान, मद, शोक, मानसिक घबराहट, भय और हर्ष। यही तो कामनाएं हैं जो हमको रजोगुण और तमोगुण के रूप में दिखाई पड़ती हैं। यही मानस विकार है। सत्व जो है नहीं है, सत्व जो है विशेषता है, सत्व आपके गुण के रूप में है, ये गुण के रूप में नहीं है, ये गुण है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है, एक व्यक्ति एक समय में यानी 24 घंटे में किसी समय में सत्व गुण वाला होगा, किसी में रज गुण वाला होगा और किसी में तम गुण वाला होगा।
ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि वो सब नहीं हो सकती। किसी में रजगुण की प्रधानता होगी, किसी में सत्व की होगी, किसी में तम की, सबकी प्रधानता अलग अलग होगी। तो इस रूप में भी हम लोगों को देखना है। अब हम लोग जो शरीर के मन के रोग कैसे होते हैं, शरीर के जो रोग होते हैं वो हम क्या कहते हैं, जो औषध जो हम वहां आयुर्वेद की भाषा में, आयुर्वेद में औषध कहा गया है ना, तो वहां हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थात्व परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धिम पितामह, तो वहां औषध की बात कही गई है। तो औषध योग से आपका शरीर के दोष दूर होते हैं जो आपके वात पित्त कफ वाले में हो सकते हैं। लेकिन अगर मानसिक रोग है तो उसके लिए तौर और चाहिए, रजतम वाला जो है उसके लिए और चाहिए क्या, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि। समाधि माने कंसंट्रेशन किसी चीज का। कहीं आप ध्यानावस्थित हो गए तो मतलब ये नहीं है, मतलब आपका कंसंट्रेशन करिए, तभी तो ब्रेन आपका और शार्प होगा। ये अब वात दोष के हम लोग आ गए। वात दोष में उन्होंने कहा कि वैसे तो ऐसा नहीं हो सकता कि वात दोष केवल आपको एक स्थान पर है, बात तो पूरे वो, अगर ये शरीर को ये सब धारण कर रहे हैं, दूषणतीत दोषा, और उन्होंने कहा कि धारणात धातुआ, यानी अगर ये दोष और धातुएं शरीर को धारण कर रही हैं, शरीर में एग्जिस्ट कर रही हैं, तो पूरे शरीर में होंगी ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि केवल एक यहीं पर होंगी, नीचे होंगी और आपको आइज में होंगी, पैर में होंगी, हाथ में होंगी, ऐसा नहीं, सभी शरीर में सब जगह है। लेकिन मुख्य रूप से कहाँ है, जैसे आपके अंदर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब होगा, सबका प्रभाव होगा, काल दिशा मन आत्मा तम सबका प्रभाव होगा। लेकिन किसी में पृथ्वी फोर्स अधिक होगी, किसी में जल की फोर्स अधिक होगी, किसी में अग्नि तत्व अधिक होगा, ऐसा होगा। तो वो परसेंटेज सबका अलग होगा। ऐसे ही इनका जहां पर आश्रय स्थल मेन है, जहां पर रुकते हैं, जहां आराम करते हैं, विजिट कहीं कर सकते हैं, विजिट तो पूरे शरीर में करेंगे, लेकिन जहां आराम करते हैं वो बात दोष का जगह कौन सी है, यूबी, लार्ज इंटेस्टाइन, पेल्विक रीजन, कंधे, पैर और अस्थियां मेन। अब इसके बाद की और डिफिनेशन में वा गति गंधनयो, अब यो कहा वायु गतिवाचक है, उन्होंने कहा कि इसका मतलब मूवमेंट जहां होता है। तो ज्ञान गति के में 3 अर्थ बताए गए हैं, ये आयुर्वेद में शब्द कहा है कि ज्ञान गमन प्राप्ति 3 चीजें हैं। तो एक तो गमन माने मूवमेंट कहीं हो रहा, तो जो मूवमेंट करने वाला है यही करेगा। पूरे शरीर में कहीं कोई चीज होगा तो ये जो है मूवमेंट कराने के लिए यही। अब हम शरीर माने प्रकृति में तो है ही है, प्रकृति को मत समझे, प्रकृति में तो बहुत महत्वपूर्ण है वायु, ये सब काम वही करती है, सुनामी से लेकर के और पेड़ को उखाड़ने काम, सारा काम, सूर्य चंद्र को अपनी गतियों में डालने काम, अपनी जगह पर स्थिर रखने काम, यही सब करती है। उल्कापात जितने भी हो सकते हैं सब वही है। लेकिन शरीर में क्या है, शरीर में हमारा जो है, जो भी हम गतियां करते हैं, जो भी हम चेष्टा कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं तो गमन की बात, जो आंखें पलके आपकी हिल रही वो भी गमन, आपका हार्ट फंक्शन कर रहा है वो गमन, आपका लंग्स फंक्शन कर रहा है वो गमन, आपका स्टमक मूवमेंट कर रहा है गमन, तो जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो गमन, तो ये गमन है। ज्ञान क्या है, इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है, एफरेंट नर्व हम बोलते हैं ना, एफरेंट नर्व के माध्यम से। तो ये ज्ञान जो इंद्रियों के देखा और जो आंखों ने देखा, आंखें एपरेटस है, सारे एपरेटस है, जो हमारे बोलते नहीं, तो ज्ञानेंद्रिय हम लोग कहते हैं। तो ये हमारे एपरेटस है, इनमें इंद्रियां हैं। जब इंद्रियां होती हैं तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये इंद्रियां जाकर के कम्युनिकेट करती है किससे, मन से। मन को अतीन्द्रिय कहा गया है, मन को अंतःकरण कहा गया है, क्योंकि अतीन्द्रिय है और अंतःकरण, अंतर माने अंदर और करण माने इंद्रिया। अतीन्द्रिय माने अति प्लस इंद्रिय, अतीन्द्रिय जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण इंद्रिय हो। क्यों, क्योंकि बाहरी जो इंद्रियां हैं वो तो बाहरी है और ये मन के अंदर बैठा हुआ, और इसलिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि बगल में बैठा हुआ कौन, अध्यक्ष, और अध्यक्ष का नाम बताइए, आत्मा, ब्रेन। गुड, ऐसे हम लोग पूरा समझते चले। तो आज बैठा हुआ अध्यक्ष ये सीईओ है, तो ये तो उसके बगल में है, तो परमानेंट हो गया कि नहीं हो गया,
सर से काम करा रहा है। तो ज्ञान प्राप्त करने का यही मार्ग है। गमन का हो गया। और प्राप्तियों का अर्थ क्या है कि प्राप्ति हमको रस रक्त मांस समेत अस्थि मज्जा शुक्र किस में क्या चाहिए, क्या अधिक बनाना है क्या कम बनाना है, इसका भी निर्णायक यही है वात, वायु, वात। ठीक है, तो वात का महत्वपूर्ण समझ गया। जैसे वहां वो कर रहा है वैसे यहां भी कर रहा। आपको जो चेष्टा जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो चेष्टा कर रहे हैं वह प्राप्ति है। उसी की तो प्राप्ति के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, तो उस प्राप्ति के लिए जिम्मेदार है बात। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलोत विशदा खरा विपरीत गुणाइर द्रव्यई मारुता सम प्रशाम्यति। अब लक्षण क्या है? रोखा है, शीत है, लघु है, सूक्ष्म है, चक्र है, कल है, विशद है और खर, ये सब उसके गुण के रूप में है। और अगर ये इसको शांत करना हो तो कौन से भाग होंगे? इन्हीं के जस्ट उल्टा वाले जो है, जस्ट उससे विपरीत करेंगे तो इनसे ये शमन होगा। शमन माने ठंडा होगा, मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये है हमारा पेज नंबर हमारा 104 है। ठीक, 104 पेज नंबर है ये। चरक में चरक 1 का 104 पेज नंबर है। तो ये अब हम लोग यहां बात कर रहे हैं कि अगर शीत है, अगर आपको क्या लगा कि शीत रुक्ष, तो शीत के लिए अगेंस्ट में क्या होगा? उष्ण। रुक्ष के लिए होगा स्निग्ध, तेली वाला होगा। आप देखें ना, जब आप कभी आप जाड़े में आपकी रूखी हो जाए तो चचकारा तेल लगा लेते हैं। शीत का उष्ण। लघु का गुरु, अगर लघु लाघवकारी कोई है, औषध द्रव्यों के संबंध में है ये। हम लोग यहाँ यूज करते हैं। गुरु माने 5, लघु माने 2, तो लघुता करता है तो 2 हो गया, गुरुता 5 करता है। सूक्ष्म स्थूल में हमारा 5 नंबर है। सूक्ष्म हमारा इसका नेचर है चल और स्थिर, ये मूवमेंट वाला है, स्थिर कर दे। तो यानी हमेशा देखिए 2 के अगेंस्ट में 5 अधिक आ रहे हैं। पिछल विशद माने विशद में पृथ्वी का भी स्वभाव है और इसका भी है। पिछल चिपचिपा थोड़ा सा हो जाए वो वाला, तो पिछल गुण हमारा जल वाला हो सकता है। खर और खर का श्लक्ष्ण, मृदु या श्लक्ष्ण जो भी आप कह सकते हैं, चिकना टाइप का होगा वो आपका। तो ये विपरीत द्रव्य है। तो आहार विहार के संबंध में ये प्रयोग किए गए, क्योंकि आयुर्वेद है ना, तो आयुर्वेद की भाषा में उन्होंने कहा कि ये अगर ऐसे करें तो हम लोग इसीलिए जब वात को हमको कमजोर करना हो, हमारा वात माने 1 + 2, यही तो है। वात माने 1 + 2। अंकों में बताइए। आकाश और वायु। हाँ, अब हमारे पास वात है, पित्त और कफ है, तो पित्त माने 3 4, तो या वात को शमन करना तो 3 4 यूज कर सकते हैं, या 5 6 यूज कर, वो 4 5 यूज कर सकते हैं। तो अगर 1 2 और 3 4 और 4 5 में यूज करना हो, तो हम जिसको चाहते हैं कि हम 4 5 करें तो हम 4 5 टोन कर देते हैं और 1 2 से कर देते हैं। या हम अगर चाहें कि हमको वहां अग्नि का भी बढ़ाना है तो हम 3 4 कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग 1 2 के अगेंस्ट में 4 5 को यूज करना, क्योंकि 4 5 में अग्नि नहीं बढ़ती है, तो अग्नि को बढ़ाने पे हम लोग परेशानी आती है, इसलिए हम लोग कहीं आवश्यकता हो गई। लेकिन वो अलग पॉइंट है, जहां कहीं जल की बात होगी वहां पर अग्नि बढ़ानी होगी, अदरवाइज ये हम लोग का है। अब ये उसी का वो है, ये देखिए वही गुण है। वात के सामान्य गुण है, भौतिक गुण ये वाले हैं जो हम लोगों का रुक्ष, सूक्ष्म सबटिल, बहुत जगह पर चल, मोबाइल, खर, रफ, विशद, क्लियर। और हमारा उधर क्या है? रासायनिक क्या है? योगवादी माने दो चीजों को जोड़ने वाला, जो आशुकारी वाली क्विक तेज है। और अचिंत शक्ति, अचिंत माने इस पर बहुत विचार मत करिए कि शक्तिशाली है कि नहीं है, ये शक्तिशाली बहुत है, वायु शक्तिशाली है। और मानसिक गुण रजोगुण है। दारुण माने गंभीर, भयानक शब्द के रूप में इस्तेमाल है। अरे यार वो जान जाएंगे, इसलिए हमने ऐसे करके दिया उनको। ये बंद करवा दीजिए। संजय जी बंद कीजिए।
डाल देना, ऊपर से धनिया डाल देना, सब्जी नहीं खाएंगे। ऐसे नहीं हाँ, मेरे लाला संजय सर, धनिया बंद करिए। मेरा खाना खाएंगे। अब बनाओ जब मेरा खाना खाएंगे। अब यहाँ वो दाल रोटी खाते हैं। दाल बुराई है ना। क्या परेशानी। हो गया बंद। जी, तो ये है इनका, ये उसके वो है, तो ये उसी के। अब होने जो नर्वस फंक्शन है और हार्मोन, इन पर, इनसे ये गुण, क्योंकि नर्वस फंक्शन जो भी आप विचार करते हैं वो विचार था ना, आपके गुण में एक विचार भी था कर्म में, तो विचार कर्म जो है इसी पर होता है, इसलिए नर्वस फंक्शन इसी से प्रभावित है। हार्मोन भी है, वही काम करता है, दोनों कंट्रोलिंग फंक्शन के रूप में है, तो वो बात के उसमें। अब देखिए उन्होंने कहा, हार्मोन वाले में कहा कि थायराइड ग्रंथ से क्रियाहीनता से रुक्षता, शीतलता, खड़ता होती है। तो थायराइड ग्रंथ क्या हार्मोन वाला है, और हार्मोन क्या है, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल इंडोक्राइन सिस्टम दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये इनसे इनका प्रभाव पड़ता है, और ये उसके अगेंस्ट भी करेंगे तो हम लोग ठीक हो जाते हैं, ये उनका कहना है। वायु की, अब ये वहां की वायु की बात कर रहे हैं, भौतिक जो आपका ब्रह्मांडी वायु है। तंत्र यंत्र धारणम, वात शरीर रूपे तंत्र को धारण करने वाला है। तो यानी अगर इसको ये उसके श्लोकों से निकला हुआ है, इस श्लोक से निकला हुआ है कि क्या वो है, वायु तंत्र यंत्र धरा है, तो बहुत बढ़िया वो है, यानी शरीर रूपी तंत्र है, हमारा मशीनी तो है शरीर, उस तंत्र को धारण करने वाला है। तो शरीरगत विभिन्न धातुओं को अपने अपने निमित्त कार्य में परिवर्तित करता है। तो अगर ये बैलेंस फॉर्म में है, ये है वायु, वात जिसको कहना चाहिए, तो ये क्या करेगा, जो धातुएं हैं रस रक्त मांस में, इनको अपने अपने कामों, भाई तुम अपना काम करते रहो आराम से। नाना विध चेष्टा प्रवर्तनम, कोई भी ऐच्छिक अनैच्छिक, अब कौन आ गया, स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल दोनों का आ गया ना। देखिए बताइए, वही बात है ना, ये दोनों सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। ये कौन सिस्टम वाला, हम क्या बोलते हैं उसको, बोलिए कौन सा सिस्टम बोलते हैं बायोलॉजी में? तो कार्डियोवास्कुलर, अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। हाँ, तो वॉलंटरी अनवॉलंटरी के लिए कौन कंट्रोल है? पैरासिम्पैथिक, सिंपैथिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ना। तो वो दो काम का है, ऐच्छिक, ऐच्छिक वो है जो वहां कराता है वो, तो वो अनैच्छिक है, और जो ऐच्छिक हम वॉलंटरी जो स्केलेटल मसल में आता है वो। तो स्मूथ मसल्स और दोनों के लिए जो है ये नियंता प्रणेता वो मनसा, ये देखिए बात मन का नियामक और प्रेरणा देने वाला है। तो मन को ये कभी कभी क्या करता है, भटका देता है, भटकाता है ना, रात में नींद नहीं आती, भटका रहा है, यही बात तो भटका रहा है मन को। और दिशा के साथ मिल गया और दोनों दोस्त मिल गए और मन को बेवकूफ बना दिया कि घूमते रहो। अब बेचारा मन घूम रहा है, सो ही नहीं पा रहा है। मन का तो काम ही घूमना है, लेकिन मन का काम घूमना इस रूप में नहीं है, जब ये मन कमजोर हो जाएगा तो इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो ये लोग अपना घुमा देंगे उसको। मन को इष्ट विषय में प्रवृत्त कराता है। आपका जो बढ़िया काम करता है, जब बैलेंस फॉर्म में है तो क्या करेगा, आपका जो आपका काम है कि आपको पढ़ना है तो आप बढ़िया से पढ़ेंगे और दूसरे दिन तैयार करके ले आएंगे। जब आत्मा मन इंद्रिय और विषयों का संयोग होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम लोग जानते हैं, इंद्रियों ने, आंखों ने देखा, अपने इंद्रिय से संपर्क किया, है ना, उसको चक्षुरेंद्रिय बोलेंगे। तो चक्षुरेंद्रिय ने जाकर मन को बताया, तो मन ने उसको एक्सेप्ट किया और आत्मा से कहा, और कहा जाओ। आत्मा ने कहा ठीक है, तो वही है, हाथी है, हाथी की बात आप कर रहे हैं, उसने कहा यस, हो गया। तो ये जब ज्ञान होता है, इन विषय तो आपके हैं, विषय माने हाथी, विषय माने हाथी, इंद्रिय माने आंख, मन को बताया, आंख मतलब
चक्षुरेंद्रिय और मन को बताया, फिर आत्मा संपर्क हो गया, काम हो गया, ज्ञान उत्पन्न। विषय का चिंतन, संकल्प, निर्णय करना, ये कौन सा था हमारा, ये लिम्बिक सिस्टम काम है, देखिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस इज लिम्बिक सिस्टम, मॉडर्न साइंस में लिम्बिक सिस्टम, संकल्प, मन वाला संकल्प बोलते हैं ना, संकल्प कर रहा है ना, तो वो लिम्बिक सिस्टम, निर्णय करना, सुख दुख की अनुभूति करना, ये है। और मन को देखिए पावरफुल है, तो मन को अनिष्ट विषयों से हटाकर इष्ट विषयों को लगाना और प्रेरणा देना भी इसी काम है। अगर आपका ये पावरफुल है तो ये अनिष्ट विषयों से इष्ट विषय की ओर भी लगाएगा, तो कभी कभी इसको टोन करने से भी काम बनता है, ऐसा नहीं कि हमेशा सिलेक्ट करते रहे। सर्वेंद्रियम प्रेरणम, समस्त इंद्रियों को विषयों में प्रेरित करता है, अपना काम हम करो, चुपचाप मत बैठो, हेडमास्टर की तरह बोलता है ना कि बाप काम करिए। सर्वेंद्रियार्था विवहन, संपूर्ण इंद्रियों के विषय का वहन करने वाला है, यानी कोई भी विषय वो इससे अछूता नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां और उनके जो, और उसके बाद विषय ज्ञान, कर्मेंद्री, वाणी, सब काम ये बात द्वारा संभव है। कोई भी चीज जो 10 जितनी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों के सारे काम इसी द्वारा संपन्न होते हैं। वात शरीर के संपूर्ण धातुओं को अपने स्थान पर स्थापित रखता है। वात के कारण है विभिन्न अवयव अपने आप से सरक जाते हैं। अब आप बोलिए उधर क्या है, वहां क्या है, चाइनीज में कौन जिम्मेदार है इसके लिए? स्प्लीन। स्प्लीन, गुड, वहां स्प्लीन है, यहाँ वात है। ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे उसको और प्रोटोकॉल बनाने की दिशा में बढ़ेंगे। शरीर संधानम, संधान जोड़ने वाला है, जोड़ता भी यही है, शरीर का संधान जोड़ने वाला बात है। अंग प्रत्यंग को अपने स्थानों पर रखता है, वही कह रहा है ना, कहता नहीं कि स्प्लीन क्या काम करती है, स्प्लीन कहती है कि अपने उस स्थान पर नियुक्त रखती है, तो वही तो काम कर रहा है। आप ये पहरेदार हो, आप यहीं पे खड़े रहो, हटना नहीं यहाँ से, ये बात का काम है। वही स्प्लीन काम है, अपनी जगह खड़े रहो और जो तुमको घेराबंदी करने का हो घेराबंदी किए रहना, तो वही बात कर रहा है। वाक प्रवर्तन, वाणी को प्रवृत्त करने वाला है। आप वाणी से बढ़िया बोलते हैं तो है ना, 1-2 टोन कर लीजिए। अगर आपको कहीं लगता है जहाँ वहां करते नहीं है आप H7 टोन, ये भी 15 टोन, तो वहां पर आप यहाँ करना हो तो क्या करेंगे, 1-2 टोन हो जाएगा। हर्ष उत्साह के कारण लीजिए, अगर आपको हर्ष चाहिए, उत्साह चाहिए, तो यही है। अग्निकर्म को प्रदीप्त करता, वायु न हो तो अग्नि, तो इसीलिए हम लोग कभी जब 3 को टोन करना होता है तो हम 2 को टोन कर देते हैं ना, ताकि वायु तो हो जाए तभी तो प्रदीप्त करेगा। इसलिए शरीर में उत्पन्न क्लेद आदि के दोषों को नष्ट करता है, तो वहां इसको सीरियल करना है, नहीं इसको टोन करना है तो उसको सीरियल करना है। वो जल को सीरियल करके इसको टोन कर दीजिए। मल क्षेपणम, मल को शरीर कोई भी मूवमेंट वाला जो काम है यही करेगा। पैरालिसिस इसी मामले में है। कफ मामलों में मल मूत्र में निकास हो जाता है और रोगी के मल इसमें, ये उसका कहना ये है। छोटे स्रोतों का, बड़े और छोटे स्रोतों का भेदन करने वाला है। सभी मतलब यानी हर स्रोत में, हर कोई भी, जो हमारे स्रोत माने मेरिडियंस, स्रोतों माने मेरिडियंस, कोई भी मेरिडियन है उस मेरिडियन में ये अपना इंटरफेरेंस करता है और गर्मी की आकृति को बनाने वाला है। अब अविकृत माने जो बैलेंस ना हो, इम्बैलेंस फॉर्म में। अविकृत वायु आयु है, वायु बल है, ठीक है। जो अविकृत माने बैलेंस, विकृत अगर विकृत हो तो इम्बैलेंस, अविकृत माने बैलेंस फॉर्म में अगर है तो ये बहुत बड़ी ताकत है आपके पास, ये उनका कहना है। सारे काम निश्वास, उच्छ्वास, समस्त चेष्टा, मलाद, दोष, रसाद धातुओं का संगत करना, इंद्रिय को स्वच्छ करना, चैतन्य रखना। अब आप ये श्लोक पढ़ लीजिए बस इसी। पित्त है पंगु, कफ है पंगु, पंगवो मल धातवः। पित्त पंगु है माने लूला लंगड़ा है, कफ भी पंगु है और मल धातु सब पंगु है। वायुना, ये वायुना यत्र नियंते, जहां ले जाना चाहती है, तत्र गच्छन्ति मेघवत, वहां बिल्कुल जैसे उसी तरह दौड़ते हैं जैसे मेघ दौड़ते हैं बारिश में। वर्षा ऋतु में देखा दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं,
अब आप कहते हैं अरे तो यहीं पर था वहां चला गया, तो तत्र गच्छन्ति, जहां कहीं ले जाना हो इसको, जो काम कराना हो उस काम को मेघवत कराते हैं। ये वात के विशिष्ट कर्म है। कैटाबलिज्म, एनालिसिस ब्रेन वाला हो गया, चेंजेस, मोशन, एनाबलिक फंक्शन भी यही करता है, सिंथेसिस भी यही करता है, इंटीग्रेशन करता है, जोड़ने वाला ना। ये कर्म क्रमशः वात, पित्त और कफ के हैं, सभी ये सभी के हैं, वात के विशिष्ट कर्म है। लेकिन इन क्रियाओं के कारण, लेकिन वर्चुअली क्या है, ये इनिशिएटर के रूप में है। ये भी आप समझ लीजिए, दिस इज वायु, वात इज इनिशिएटर। अब हम लोग शुरुआत कर दे, पढ़े, आगे पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा पढ़ ले इसको, क्योंकि हम लोग को ये चैप्टर जल्दी पूरा भी करना है। 5 प्रकार की वायु है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? कोई प्रश्न यहाँ तो है कोई? बोलिए। अरे सर बढ़िया चलिए क्लास। कठिन तो नहीं लग रहा है? सुंदर चल रहा है। हाँ ठीक। तो प्राणो दान समानाख्य व्यानापान ही सब पंचधा और देहम तंत्र यते सम्यक स्थानेश व्याहत अव्याहतश्चरण। कह रहे हैं कि प्राणो दान, प्राण प्लस उदान, ऐसे समझिए, प्राण प्लस उदान, समान और व्यान अपान, व्यानापानई, व्यान प्लस अपानई, तो ये 5 हो गए नहीं हो? प्राण हो गया, उदान हो गया, समान हो गया, व्यान हो गया, अपान हो गया, तो 5 है। तो देहम तंत्रते सम्यक, ये कह रहे हैं कि 5 भेद तो हैं। ये क्या कह रहे हैं कि ये देहम, ये देह क्या है? यंत्र, तंत्र है, तंत्र की तरह है। जैसे ये तंत्र है, देह जो हमारा देह है तंत्र है, तो ये सम्यक सब अपने अपने स्थान पर, अगर वायु है तो ये वायु क्या करती है, अपने पूरे शरीर को, इस देह को तंत्र की तरह, एक सिस्टम की तरह अपने अपने स्थान पर चलाने के लिए समर्थ होती है। ये उसका अर्थ है। यह प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, ये सारे हैं। ये देहम तंत्र रहते, जिसे कोई मशीन चलाते हैं आप, तो मशीन के सारे वो चलने लगते हैं ना, कलपुर्जे, वैसे ही देह को तंत्र की तरह इसको सम्यक स्थानेश्वर, अब अपने अपने स्थान पर ये रहता है, लेकिन अव्याहत गति से, मतलब कंटिन्यूअस गति से चलने के लिए प्रेरित करता है। ये 5, ये उसका अर्थ, भावार्थ है, हमने बता दिया, मूल जो समझ वो तो लिखा हुआ है। तो प्राणवायु कहाँ रहती है? सिर में रहती है, मस्तक में रहती है, छाती में रहती है, कंठ में रहती है, जीभ में रहती है और नाक में रहती है। ये प्राणवायु। उदान कहाँ रहती है? नाभि प्रदेश में रहती है। नाभि, छाती में भी रहती है, ये भी छाती में भी रहता है प्राणवायु, उदान में भी रहती है, कंठ में भी रहती है और नाक में भी रहती है। वो कंठ और कंठ, छाती और नाक कॉमन है। वो छाती में वो भी है, प्राण भी है, उदान भी है। समान क्या है? कोष्ठ प्रदेश, आमाशय, पक्वाशय आदि में रहती है। ये कोष्ठ प्रदेश है, बीच वाला जो है, जहां पर आमाशय है, पक्वाशय है ना, तो ये इनमें रहती है। पक्वाशय हम लोग किसको बोलते हैं अंग्रेजी में? डिओडिनम। हाँ, गुड, डिओडिनम। तो डिओडिनम में और स्टमक में ये रहती है। तो यानी इन सब के स्थान के आधार पर इनका काम समझिएगा। व्यान वायु देखिए सबसे महत्वपूर्ण, हृदय प्रदेश, हार्ट में रहती है और संपूर्ण शरीर में रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट व्यान वायु हुई, ये तो हार्ट में रहती है और संपूर्ण शरीर में रहती है, कहीं खुरती नहीं है। अपान कहाँ है? नीचे, बस्ती, श्रोणी, कमर, मूत्रेंद्री, वृषण, वक्षण, उरु, जांग वगैरह सब जो नीत अधो वायु के रूप में ये इसको हम लोग बोलते हैं। कुपित वायु, अगर मान लीजिए बैलेंस नहीं हुई तो क्या होगा? कुपितस्तु खलु शरीरे शरीरम नाना विधैर विकारै रुतपति बलवर्ण सुखायुष मायु पघाताय मनोव्याहर्षयति। आप वो पढ़िएगा बाद में, थोड़ा कठिन है। शरीर में कुपित हुआ वायु अनेक प्रकार, बैलेंस फॉर्म में नहीं है, इम्बैलेंस हो गया तो क्या करेगा? विकारों को उत्पन्न करके शरीर को पीड़ित कर देगा। आपका क्या होगा? बल, वर्ण,
सुख और आयु की हानि होगी। ऐसा नहीं क्यों नहीं है कि वर्ण आपके केवल अग्नि करता है, ये भी कर देता है। वायु भी आपके वर्ण को, आपके रंग को बदल देता है, बल को बदल देता है। सुख और आयु की हानि, सुखी रहने नहीं देता और आयु की हानि करता है। मन को प्रसन्न, क्यों? नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सभी इंद्रियों की शक्ति का विनाश कर देता है, क्योंकि इनिशिएटर है, इन्हीं शुरुआत नहीं करेंगे। गर्भों का विनाश करेगा, गर्भ प्राणी के शरीर को विकृत कर देगा, अधिक समय तक रोके रहेगा और मन में भय, शोक, मोह, दीनता, प्रलाप उत्पन्न कर देगा, प्राणों का विनाश भी करता है। तो ये कुपित वायु जो है बहुत महत्व है। तो अब अकुपित होना चाहिए, बैलेंस फॉर्म होना चाहिए। अगर प्रकृतिस्थ है अकुपित, तो ये बाहरी वायु के बारे में कहा गया है कि ये आप पढ़िएगा इसको, ये तो हम लोग पहले वायु में पढ़ा चुके हैं। यहां पर हम लोग कहा ये प्रकृति वायु के कार्य क्या है, जो वही वाला है, वायु बाहरी वाले हैं कि संपूर्ण भूमि को कपा देगा। यानी जुर्म सुनामी आएगी तो भूकंप आएगा तो ये आपको टकरा देगा, बादलों का उल्कापात होगा तो इसी वजह से होगा, कुछ भी हो जाएगा, जलाशयों में सबको ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न कर देगा, जो आपको सुनामी लहरें बता चुके हैं। प्राणियों रोगों का हैजा, महामारी, ये सब कर देगा। और जो आपके आकाश से जो गिरते नहीं, कभी कहते हैं मच्छर गिर गया, कभी वो छिपकली गिर गई, कभी कहते हैं कि क्या कहते हैं कई वस्तुएं गिर गई ऊपर से, तो वो यही कारण है। बारिश होने लगती है ऊपर की, ओले, मेढक, सांप, खून, ये सब जो बारिश होती रहती है वो यही सब है। उल्कापात, वहां पर अचानक ही पूरा बादल फट जाएगा, ये सब कारण इसी का है। तो ये करता है। अब वायु का वर्णन क्यों सुन लीजिए, बहुत बढ़िया है। वो भगवान परम ऐश्वर्यशाली वायु ही प्रभव माने सबकी उत्पत्ति का कारण, स्वयं अव्यय है, विनाश नहीं तो कोई उसको नष्ट नहीं कर सकता है। प्राणियों की उत्पत्ति विनाशकारक है, प्राणियों का स्वयं तो विनाश रहित है, लेकिन प्राणियों की उत्पत्ति विनाश का कारक है। सुख और दुख का कारण है। मृत्यु, इसका इंपॉर्टेंस के लिए बताइए, ये मृत्यु है, यम है, नियंता, प्रजापति, अदिति, विश्वकर्मा, अदिति को ईश्वर कहा गया है, विश्वकर्मा, विश्वरूप, सर्वज्ञ, सब जानने वाला, सभी तंत्रों का विधाता, करता, सभी प्राणियों में अणु, विभु, विभु ने विराट, विष्णु, पृथ्वी आदि लोगों को लांघकर सर्वत्र विचरण करने वाला वायु ही भगवान है। भगवान के समकक्ष इसको रखा गया है, सबसे महत्वपूर्ण वायु है। पांच मिनट और रह गए हैं तो हम लोग कर देते हैं। प्राणवायु क्या है? अग्नि, सोमो वायु, सत्वम रजस्तमः, पंचेंद्रियाणि भूतात्मेति प्राणा। कहीं करेक्शन बहुत है, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। अग्नि अपने पाचन और अब ये प्राणवायु की बात कर रहे हैं। अग्नि अपने पाचन और अपचय कर्म द्वारा, अग्नि क्या काम करती है? पाचन, अपचय। सोम अपने चय कर्म द्वारा, हम लोग सोम का पढ़ा था ना, सोम और अग्नि वाला। वायु अपने गत्यात्मक कर्म द्वारा, सत्व रज तम मानसिक कर्मों को प्रभावित करने वाले गुणों के द्वारा। वायु पांच ज्ञानेंद्रियां, शरीर का वायु जगत से संबंध रखने के कारण और भूतात्मा शरीर की चेतना, कर्ता होने के कारण जीवन के आधार है। तो ये प्राण किसको कहते हैं? उनका कि अग्नि पाचन और कैटाबॉलिज्म के द्वारा, सोम जो है चंद्रमा जिसको बोलते हैं, वो अपने एनाबॉलिज्म कर्म द्वारा। वायु क्या करती है? अपने गमन कर्म द्वारा। सत्व रज तम ये जो है मानसिक कर्मों को प्रभावित करने वाले गुणों के द्वारा। पांच ज्ञानेंद्रियां, शरीर का वायु जगत से संबंध रखने के कारण, मतलब ये भी पांच ज्ञानेंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण है। और भूतात्मा शरीर की चेतना, कर्ता खुद चेतना, शरीर की चेतना क्या है? कर्ता होने के कारण जीवन के आधार। तो ये पांच आधार बताए गए थे, पांच जीवन के आधार है, प्राण कहलाने वाला ये है। अब इसका प्राण वायु के संबंध, अब हम वायु की बात कर रहे हैं, ये उन्होंने प्राण की बात किया था, ये जो डेफिनेशन है प्राण है। अब प्राण महत्व बताने की कोशिश की गई है। अब ये क्या है इसमें? स्थानम प्राणस्य शीर्षोरः कर्णः जीवाक्षि नासिकाः स्टीवन शव धूत गार श्वासा हारादि कर्म च।
शीर प्रदेश, कहाँ प्राण स्थान देखिए, यही पूछा जाता है। शीर प्रदेश, छाती, कर्ण, कर्ण माने कान भी है, जीभ, मुख, नासिका, ये स्थान प्रमुख रूप से प्राणवायु के, जीभ, मुख, नासिका, यहां से थूकना, छींकना, डकारों का आना, श्वास उच्छ्वास, सांस लेना छोड़ना, आहार भोजन को निकलना आदि शब्द से मतलब निकलना मतलब पीने, ये प्राणवायु के प्रमुख कर्म है। अब आप ये वाला पढ़ लीजिए और तब समझिए, ये मन का नियामक है, इंद्रियों के विषय में परिचालन करता और हर्ष उत्साह का जनक है। ये तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो पढ़ लीजिए, ये यहाँ पर ना भी स्थित, देखिए ये उनका कंसेप्ट है, कैसे उन्होंने कहा था। अब ये पढ़िएगा और तब कल्पना करिएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मॉडर्न साइंस क्या कहती है। ना भी स्थित प्राणवायु, उन्होंने कहा कि प्राणवायु नाभि में स्थित है, हृदय का स्पर्श करता है, विष्णु पद यानी अंबर, विष्णु पद वो अंबर को यानी विष्णु का पद, भगवान विष्णु का पद माना गया अंबर को, आकाश को, उसके अमृत, अमृत की तो पीयूष शुद्ध वायु, इसको अमृत कहा गया, जो ऑक्सीजन है, तो वो शुद्ध वायु पान करने की इच्छा से कंठ मार्ग से बाहर आता है। देखिए कल्पना करिएगा उस समय कितना नॉलेज है उनको, कंठ मार्ग से बाहर आता है और इस पीयूष शुद्ध वायु को ग्रहण कर, पीयूष माने अमृत, तो इसको ग्रहण करके पुनः वेग पूर्वक उसी मार्ग से अंदर लौटकर हृदय कमल का, हार्ट का स्पर्श करता हुआ समस्त शरीर, जीवात्मा और जठराग्नि को प्राण जीवन प्रदान करता है, अर्थात प्राणवायु द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न होती है। तो हम श्वसन क्रिया में क्या पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब चाइनीज में बताइए आप लोग, उसी से बस यहीं पर रोक देंगे। चाइनीज बताइए, चाइनीज में क्या कहता है? किडनी इनहेल करने में हेल्प करती है ना। यस, तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन लेता है लंग्स, याद करिए ऑक्सीजन लेता है लंग्स, तो लंग्स और हार्ट दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक तो एनर्जी बनाता है और दूसरा रक्त बनाता है। ये एनर्जी जाती है और ये नीचे जाती है किडनी पे, और किडनी की वो लेती है और किडनी पर उसको ऊपर भेज देती है, यही तो करती है। ये चाइनीज भी कह रहे थे, यही हम लोग कह रहे थे, और यही मॉडर्न साइंस कह रही है। उन्होंने पीयूष कह दिया, अमृत कह दिया, लेकिन है क्या वही ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को लेता है, यानी इस मार्ग से, यही नाक वाक से ले रहा ना, ऑक्सीजन लिया और लेने के बाद इस सबको स्पर्श किया, हृदय कमल को, हार्ट को स्पर्श, भाई स्पर्श तो करेगा, यही तो आएगा। ऑक्सीजन कहाँ आएगी, लंग्स में आएगी, तो लंग्स हार्ट को स्पर्श नहीं करेगा। और फिर वही गई और अल्टीमेटली क्या हुआ, उनका नीचे भी गई, तो क्या हुआ वहां पर, इनहेलिंग एक्सहेलिंग का कंसेप्ट जो चाइनीज ने दिया, वो इस तरह हम लोग अब जब हम लोग सेमेस्टर 3 में आ गए हैं, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सब समझना पड़ेगा कि क्या चीज है। प्राणवायु कारण समस्त मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण, समस्त ज्ञानेंद्रिय के कार्यों का प्रेरक, फेफड़ों के कार्य का कारक, हृदय के कार्यों का कर्ता, भोजन के निकलने की क्रिया का संपादक, अन्य कर्म, थूकना, छींकना, डकार लेना, हिचकी, श्वसन रोग आदि, ये उसके कर्म है। तो 109 पेज तक हम लोग इसको, आज मुझे लगता है कि शायद, देखिए थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन देखिए हमारा काम क्या है कि टफ तो है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है, समझना है, और समझते हुए धीरे धीरे, क्योंकि इनका यूज क्या है, एक बार भी आपने यूज किया इसको और कोई प्रोटोकॉल को आप समझ गए, तो उससे आपको फायदा होगा कि इस प्रोटोकॉल को हम किस नजरिए से देखकर समझ गए। एक ही बार यूज होगा, आप देखेंगे तमाम बीमारियों होंगी, एक कोई बीमारी ऐसी होगी जिसमें इसको आप यूज करेंगे। ये अवश्य है, मैं फिर बता दूं आपको, ये अवश्य है कि हम लोग प्रोटोकॉल में वायु, वात, पित्त, कफ का प्रयोग अधिक नहीं करते, अधिक नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या है कि हमको अभी इस पर और रिसर्च करनी है। आप लोगों में से कोई योग्य निकले, ओरिजिनल पढ़िए आयुर्वेद, और उसके बहुत से बीमारियों के प्रोटोकॉल लिख डालिए,
मैं बता रहा हूं, उसमें केवल आप पढ़ेंगे और आपको प्रोटोकॉल समझ में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग का विषय नहीं था आयुर्वेद, तो आयुर्वेद में जो पढ़ा गया, हमारे पास आयुर्वेद भी है, हमारे पास चाइनीज भी है। चाइनीज पे भी बहुत चीजें डेवलप होनी है, वहां भी रिसर्च है। अभी तो माइस टू गो, किलो जाना है, क्योंकि अभी तो 25 वर्ष हुए हैं थेरेपी के लिए। 25 आप पढ़िएगा, आप चाइनीज उसमें पढ़िएगा तो उसमें 200 साल 300 साल तक एक ही थ्योरी चलती रही। और उन्होंने कहा कि हार्ट में चेंबर में उन्होंने कहा एक ऑलरेडी छेद होता है, पहले ही कह दिया कि भले वो है, दोनों टच करते हैं। बाद में कहा कि नहीं होता है। तो ये 1100-1200 सालों तक एक ही मान्यता कभी कभी मानी गई। तो साइंस या चिकित्सा छोटी नहीं होती है, कोई 10-20 साल में, ऐसा नहीं है कि 10-20 साल बहुत अधिक हो जाए। बहुत से हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जो आगे डेवलप नहीं हुए। बात आप देखिए, बात पित्त कफ में कम हम लोगों ने काम किया, उसी तरह हम लोग चाइनीज में डॉक्टर वाल पे कम काम किया, उसी तरह प्रोफेसर पाकजीवी पे कम काम किया। अभी काम नहीं हुआ उतना, क्योंकि जो इस्टेब्लिश्ड चीजें हैं उन पे हम लोग काम करें। जैसे इस्टेब्लिश है ये वाला जो आयुर्वेद है, वो इस्टेब्लिश है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर भले ना हो, लेकिन आयुर्वेद तो इस्टेब्लिश है। उसमें आपको आंखों के बारे में अगर आप 10 रोग निकलेंगे, आप देख लेंगे कि आंखों में ये तक आयुर्वेद पढ़िएगा कभी, तो ये तक उसमें लिखा हुआ है कि अगर रोगी का कलर ये है तो समझ लीजिए कि बीमारी इस लेवल पर पहुंच गई है, केवल रोगी को देख करके। आंख में ये चीज है तो वात की वजह से, आंख में ये है तो अग्नि की वजह से। ये क्लियर है, लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। सूक्ष्म संहिता में ऑपरेशन सारा सिस्टम दिया हुआ है। तो लेकिन मैं इसीलिए बार कह रहा हूं कि अभी कुछ नहीं है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, वही अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे माया, हम लोग बहुत उसके विवग्योर में, विवग्योर जानते हैं उसके कितने अंश को ग्रहण कर रहे हैं। अभी तो बहुत अंश ग्रहण करना है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, ना हतोत्साहित कर रहा हूं। हम लोग जितना जानते हैं उस पर भी काफी चिकित्सा हो रही है और हम लोग सफल हैं। लेकिन और एक्सपर्टाइज के लिए हमको और भी पढ़ना है, और भी जानना है, समझना है। अब इसी में से निकलेंगे, जो जानता है वही तो शोध करेगा। शोधकर्ता कौन होगा? जो पढ़ रहा होगा वही तो शोध करेगा, जो नहीं पढ़ रहा वो तो शोध नहीं कर पाएगा। और ये बात समझ लीजिए कि ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ज्ञान उम्र को नहीं देखता है। और कभी इससे प्रभावित मत होइएगा कि उसने बीएचयू से रिसर्च किया हुआ, उसने वहां से रिसर्च किया हुआ, ये भी कोई मापदंड नहीं है। ये मत सोचिएगा कि आप डिस्टेंस लर्निंग के हैं और कैंपस वाला आपसे अधिक जानता होगा। ये मत सोचिएगा कि एक प्रोफेसर 25 साल से है तो वो हमसे अधिक ही जानता होगा। मैं सामान्य बात कर रहा हूं, कोई नहीं, न उम्र पर, न ज्ञान पर, न समय पर, काल पर भी नहीं, न 25 वर्ष का, न उस पर। ज्ञान तो आत्मसात करने से बढ़ता है। जितना आप आत्मसात करोगे हृदय से, दर्शन है यहां से नहीं पढ़ा जाएगा, हृदय से पढ़ा जाएगा। हृदय से पढ़िए और तब उसको एंजॉय करिए। और जब एंजॉय करने लगेंगे तो आपको पढ़ने में आनंद आने लगेगा। और जब आनंद आने लगे समझिए पढ़ाई पूरी हो गई। जैसे आनंद शुरू हो, जिस सेमेस्टर में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, जैसे आपको आनंद आने लगे पढ़ाई में, आप समझिए कि बस जो मूल उद्देश्य पूरा हो गया। हमको एक सेमेस्टर में नहीं समझ में आया, 2 में नहीं आया, तीसरे तक मुझे आनंद आने लगा। और आनंद की, फिर तो आनंद की वृद्धि है, वो तो कम, आज 2% है, कल 4% है, परसों 5% है, बढ़ना ही। तो जब आनंद आने लगे आपको जिस पढ़ाई में भी, चाहे चाइनीज में, चाहे आयुर्वेदिक में, किसी में भी, वही आपका मूल तत्व है, उसी को विकसित करना है सबको। क्योंकि सबको आनंद प्राप्ति के लिए करना है। ये जो भी आप कर रहे हैं, ये करना चाहते हैं, ये चिकित्सा, ये उस अल्टीमेटली आप करेंगे किसकी चिकित्सा? पीड़ित की, लेकिन आनंद आपको मिलेगा। रोग मुक्त वो होगा, आनंद आपको मिलेगा। तो ये आनंद प्राप्ति हम लोग
जब इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे तो तमाम इकोनॉमिक्स थ्योरीज हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ाई की जाती है, क्या इसका फंडामेंटल कोई है, तो डेफिनेशन होती है उसमें। तो जो डेफिनेशन निकली गई थी वो वर्ल्ड के तमाम साइंटिस्ट ने लिखा हुआ था। कोई ने कहा कि भाई वो, तो अल्टीमेटली एक जो तीसरी थर्ड वाली जो थ्योरी थी उसमें था कि हम वी हैव टू सेटिस्फाई आवर एंड्स लिखा था ENDS, कि हम उस एंड्स को प्राप्त करने के लिए जो हम काम करते हैं वो इकोनॉमिक्स है। तो डॉक्टर मेहता, प्रोफेसर मेहता प्रयाग यूनिवर्सिटी में, इन्होंने अपनी एक अलग से थ्योरी दिया था, छोटी थ्योरी थी, फोर्थ थ्योरी के नाम से मशहूर थी पूरे वर्ल्ड में, आप सोचिए। तो इन्होंने दिया, उनका नो, इन्होंने केवल एक शब्द चेंज किया, उनका नो, इट इज नॉट फॉर एंड्स, इट इज ओनली फॉर वन एंड, वन एंड, एंड्स को उन्होंने एंड कर दिया और कहा कि ये एंड क्या है, उनका ये एंड है हैप्पीनेस। प्लेजर नहीं, प्लेजर तो सुख हुआ, हैप्पीनेस आनंद हुआ। उनका हम सारा एक्टिविटी इसलिए करते हैं कि हमको प्रसन्नता हो, मतलब आनंद मिले। तो ये आनंद जो है, आनंद की प्राप्ति पूरे इकोनॉमिक्स का मूल उद्देश्य है। चेंज कर दिया पूरी थ्योरी, और आप समझ लीजिए कि प्रोफेसर मेहता की थ्योरी सबसे महत्वपूर्ण मानी गई। कहा ओनली वन एंड, सब एक्टिविटी आप करो, लेकिन अगर प्रसन्न नहीं आप है तो क्या एक्टिविटी किया? अगर आपको आनंद नहीं मिला तो बेकार पढ़ाई किया, बेकार पैसा कमाया। मान लीजिए कोई दुखी हो, पैसा कमाने के बाद दुखी हो, आनंद न मिल रहा हो, तो फायदा क्या हो पैसे का? तो आनंद प्राप्ति मूल उद्देश्य, तो वही चाहे चिकित्सा है, चाहे किसी का भी मामले, जब भी कोई काम है, उस सब का काम मूल्य है कि आनंद। जिस समय आपको आनंद मिलने लगे, आपको भजन में मिलने लगे, आपको कीर्तन मिलने लगे, आपको पढ़ने में मिलने लगे, आपको घूमने में देशाटन मिलने लगे, आपको समुद्र स्नान से मिलने लगे, जहां भी मिले आनंद, जिस दिन वो आ गया वही मूल उद्देश्य है। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। वैसे सर मुझे इसमें बहुत आनंद और बहुत मन लगता है, और कोशिश करता हूँ कि मुझे जिसको भी ट्रीटमेंट करूँ वो अगले दिन एक है सर मुझे बहुत आराम आया, वो मुझे सबसे ज्यादा आनंद आता है, वो ज्यादा मुझे संतुष्टि और सुकून देता है सर। मैं केवल इसी में आनंद में तृप्त हूँ और इसमें लगा हुआ हूँ और कर रहा हूँ सर। यही सर, आनंद तो बहुत है इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग जो खेमका सर के सपनों जी, और किसी बोलना है कुछ? खेमका सर के सपनों को जी। सर वायु खून का वारिस कैसे करा सकता है? है? खून का वारिस कैसे करा सकता है? यहाँ पे बोला है ना, मेढक, सर्प, ओले का वारिस। अरे आपने कभी कभी सुना होगा, कि मछलियों की बारिश हो गई, हुआ नहीं? मछलियों की बारिश हो गई, कहीं कोलाबरेट हो गई, कहीं ब्लड की बारिश हो गई, होता ही पेपर में निकलता, आप लोग पढ़िए तो ये इसके अंदर जो है, जो बादल जो है जमीन समुद्र से पानी लेके जाते हैं, तो समुद्र से उस समय वो कुछ भी लेके चले जाते हैं और वो सबके बारिश होने लगती है। हाँ, तो ये हम ये नहीं कह रहे कि कैसे करा देता वायु, मैं उन्होंने कहा कि वायु ही प्रवर्तक है। प्रवर्तक माने जो इसको इंग्लिश में बोले इनिशिएटर है। तो जो हमारे यहाँ अभी आप देखिए, इनिशिएटर हम लोग अभी देखेंगे, पढ़ेंगे, मॉडर्न साइंस में इनिशिएटर जब होगा, ब्रेन में स्थित हमारा सिस्टम है और उसको हम लोग बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया, तो वो गैंग्लिया ना होकर के, गैंग्लिया गलत शब्द है, बेसल न्यूक्लियाई। क्योंकि अगर नर्वस सिस्टम में है तो हम लोग कहते हैं गैंग्लिया नहीं कह सकते, पीएनएस में गैंग्लिया कहेंगे, और यहाँ होगा तो हम लोग कहेंगे न्यूक्लियाई। तो बेसल न्यूक्लियाई एक बहुत से रोगों को जनक होता है। आप देखें ना, जो ये कौन सा बड़े रोग हैं मन वाले, जो हाथ कांपने लगता है, वो कौन सा रोग है? पार्किंसन। तो पार्किंसन डिजीज में ये सब चीजें होती है, इसमें बेसल गैंग्लियाई का रोल है, इसको बेसल न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वर्चुअली इनिशिएशन का काम, सुई धागा में ये काम, छोटे मोटे काम, बटन लगाने का काम, जो इनिशिएट करने काम है, तो वहां भी अब यहाँ वायु है, वहां बेसल गैंग्लिया है।
हम लोग जब धीरे धीरे जोड़ने लगेंगे ना हम लोग, तो हम लोग ट्रीटमेंट का सिस्टम डेवलप कर लेंगे। एक से नहीं आया दूसरे से आ गया, ऐसे जोड़ेंगे और अच्छे प्रोटोकॉल बनाएंगे, प्रोवाइडेड कि जब पढ़ें। अब हम लोग काम क्या है, जब थर्ड सेमेस्टर में जब है तो हम लोग को और आगे बढ़ना है। जैसे हम लोग अभी कहते थे ना कि 6 नंबर, तो हम लोग सब कहते थे काल है, काल कहते हैं ना हम लोग, काल हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर तक कहेंगे, सेकेंड सेमेस्टर में काल नहीं कहेंगे, काल के साथ नर्वस सिस्टम कहेंगे। थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो नर्वस सिस्टम के आगे ही बढ़ना चाहेंगे, है ना, कि वो हो सकता है वही नर्वस सिस्टम इनिशिएटर 6 नंबर जाने वाली, 7 नंबर आने वाली, 8 नंबर मिक्स, तो 6, 7, 8 का इस तरह इंटरप्रिटेशन कर देंगे। 7 नंबर को हम लोग महत्वपूर्ण मान लें थर्ड सेमेस्टर में। अब हम थोड़ा सा मैच्योर हो रहे हैं ना जी सर। अब हम लोग का इलेक्शन वोटिंग राइट मिलने लगा, 17 साल के 18 साल के हो गए तो कोई मैच्योर हो गए, फिर 21 साल में हुए वोटिंग राइट मिल गया। फिर ये तो जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी समझ, वैसे वैसे आपका दिमाग फैलने लगेगा, समझ में आने लगेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाइनीज और मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद तीनों को एक साथ देखेंगे, समझेंगे कि ये कहाँ है, ये कहाँ है। अब यहाँ वायु में हम कहा, वायु कह रहा है, वो वहां स्पिन कह रहा है तो रोकता है, यहाँ कह रहा है वायु रोकता है। देखिए, तो ये समझ जाएंगे तो धीरे धीरे, अभी हम नहीं कह रहे कि आप इसको अचानक ही बनाना शुरू कर दीजिए, ये नहीं कह रहा हूं। 5 साल मेडिकल लाइन में कुछ नहीं होते हैं, अभी आप लोग तो केवल 1.5 साल हो, 1.5 साल कुछ नहीं होते हैं। सोचिए ना, 20-20 साल से लगे हुए लोग, अब हम नहीं कहना चाहते, मान लीजिए गुरु हों या क्यों हूं, बहुत लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। क्योंकि जब तक देखिए, ये जब तक किताब उठाएंगे नहीं तब तक ये कभी ज्ञान अपने आप नहीं थर्ड सेमेस्टर पर हस्तगते धनम और कार्य काले समुत्पन्न न सा विद्या न तद्भरम। अगर पुस्तक में लिखी विद्या आपको किताब खरीदने से आ जाए तो सभी को मिल जाए, सभी खरीद लेंगे। पढ़िए, इसको पढ़ेंगे तो ज्ञान, कुछ तो ज्ञान मिलेगा। एक चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे तो और ज्ञान मिलेगा, दोबारा पढ़ेंगे और ज्ञान मिलेगा, नया ज्ञान मिलेगा। तो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद, थर्ड सेमेस्टर एग्जाम देने के बाद मुझे ये समझ में आने लगा कैसा प्रोटोकॉल, कहाँ का प्रोटोकॉल और किस लिए ये प्रोटोकॉल, वो मुझे थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम के बाद में समझ में आना शुरू हुआ। फर्स्ट में तो जो भी है, सेकेंड भी तो ऐसे ही निकला कि आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर एग्जाम देने के बाद आई फील कि आई गॉट समथिंग फ्रॉम दिस विदा। ये मैं आपको कह सकता हूँ। शर्मा सर, ऐसा है कि मेरा मानना ये है, 2 चीजें हैं। हम 2 टाइप के अध्ययन पर अलग अलग नजरिया रखते हैं। हम कहते हैं कि अगर आप डिस्टेंस लर्निंग करोगे तो ये आपका पढ़ने का तरीका है, हम केवल आपको पढ़ने का दृष्टि देंगे और आप वहां पर आओगे कैंपस में तो हम आपको पढ़ाएंगे। इस सेंटेंस का अर्थ यह है कि जो कैंपस में है वो श्रेष्ठ होने चाहिए, सर्वश्रेष्ठ नहीं, क्योंकि आपने पढ़ाया है, 6 महीने किए हैं, 4 5 सेमेस्टर हुए हैं। आप कभी देखिएगा कि क्या हमारे, एक सेकेंड मैं बस इसको खत्म कर दूं, 1 सेकेंड के लिए।